Namaskar दोस्तों, a very warm welcome to all of you to Botakurs IAS Academy, and today we are going to see the Hindu analysis of 3rd November 2020. So in this 3rd November 2020 there are four very important articles. Three are articles and one is an editorial which has a lot of significance in your prelims as well as mains perspective for both your UPSC as well as APSC. सो क्विकली हम लोग शुरू करेंगे आज के सबसे पहले आर्टिकल। आज के पहला आर्टिकल है द एजी डिक्लाइंस कंसेंट फॉर कंटेम्प्ट केस एगेंस्ट जगन। आप में से कई सारे लोग ये बात ऑलरेडी जान चुके होंगे। यू माइट हैव वेरी वेल नोन दैट इन द लास्ट मंथ, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने एक पत्र लिखा था। ही हैज रिटन ए लेटर टू द चीफ जस्टिस saying that Justice N.V. Ramana, the senior most judge of Supreme Court, जो most probably अगले Chief Justice of India बनने वाले थे, on him there were few allegations that were levied. Now these allegations are so severe that the entire country, पूरे देश के जितने भी लोग हैं इससे रिलेटेड, यानी कि जो लॉ से रिलेटेड है, वो सारे लोग इस बात को लेके काफी ज्यादा रिएक्ट किए थे बिकॉज दे सॉ दिस एज ए वॉर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। आप सब लोग जानते ही हैं कि पॉलिटी में देर आर द थ्री पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। चीफ मिनिस्टर इज ए एग्जीक्यूटिव पोस्ट एंड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज ए जुडिशियरी पोस्ट। सो इट इज लाइक एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशियरी। तो इस मामले में एक पीआईएल आई थी सुप्रीम कोर्ट में। देयर वाज ए पीआईएल, ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन द सुप्रीम कोर्ट, एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ आवर कंट्री, द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ आवर कंट्री, उन्होंने कुछ चीजें बताए थे और उन चीजों के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। अटॉर्नी जनरल श्री के वेणुगोपाल डिक्लाइंड कंसेंट टू इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स against Andhra Pradesh Chief Minister Jagan Mohan Reddy and his principal advisor Ajay Kallam। तो इन्होंने क्या किया? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स को आदेश देने के लिए डिक्लाइन किया। और क्या कहा था? मिस्टर वेणुगोपाल however said timing itself of the Chief Minister's letter of Chief Justice of India containing allegations against Supreme Court Judge Sri N.V. Ramana and the subsequent public release of the document was certainly said to be suspect। ये चीज आप लोगों को थोड़ा ज्यादा से याद रखना है दोस्तों, क्योंकि इसमें जैसे कि हम लोग नॉर्मली बोलते समथिंग इज नॉट राइट, दाल में कुछ काला है, लाइक दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सस्पिशन इन दिस पर्टिकुलर एलिगेशन। देन द अटॉर्नी जनरल वाज रेस्पॉन्डिंग टू ए पिटिशन फाइल्ड फॉर हिज prior consent under the Contempt of Court Act to initiate proceedings against Mr. Reddy and Mr. Kallam। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल किसी ने डाला था और इस पीआईएल को रिप्लाई में इन्होंने क्या कहा? इनको ने ये कहा है कि ये जो टाइमिंग है इस लेटर का, उस टाइमिंग की वजह से काफी ज्यादा नए डाउट्स आ रहे हैं। देयर आर मेनी न्यू डाउट्स बिकॉज ऑफ द टाइमिंग विथ विच दिस लेटर वाज रिलीज्ड। सो मिस्टर वेणुगोपाल ने यह कहा था कि मिस्टर रेड्डी's letter on October 6 and is released by Mr. Kallam at a press conference held on now October 10 was suspect। ये चीज याद रखना है, suspect, because they came in the background of the order passed by Justice Ramana। अब जस्टिस रमना ने कुछ ऑर्डर पास किया था, उस ऑर्डर के रिएक्शन में शायद ये लेटर लिखा हुआ होगा। That is one sort of suspicion। So what is this letter? This order in the September 16, Justice Ramana has passed an order directing pending prosecutions। आप सब लोग जानते ही होंगे, literally a huge percentage of political people in India are having criminal cases pending for interrogation on them। नो जस्टिस रमना ने सितंबर 16 के ऑर्डर में क्या किया था? द पेंडिंग प्रोसिक्यूशंस ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो भी एमएलए हो, एमपी हो या
एनी काइंड ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो भी इलेक्टेड पॉलिटिशियंस होंगे, सो if there are any pending prosecutions or pending inquiries regarding the elected representatives, they have to be disposed of expeditiously, यानी कि ये सारे चीज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डिस्पोज करना पड़ेगा. And in this context, Attorney General referred that Mr. Reddy had 31 criminal cases against him. In this background, prima facie. Now, what do you mean by this phrase here? So, without much tension or without much thinking, the conduct of the said persons is contumacious. यानी कि simply अगर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि as Mr. Reddy had 31 criminal cases pending against him, so there is a sense of suspicion that when Justice Ramana has passed an order that all the pending cases should be resolved as quickly as possible, Mr. Venugopal ने ये कह रहा है कि this might be one of the reasons for this letter. He also said the letter has some objectionable statements. उस लेटर में कुछ ऐसे चीजें हैं जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और ये सारे चीज ऑब्जेक्शनेबल है. Then I have carefully gone through the contents of your petition. I found that the objectionable statements have been made in the letter dated October 6, written by Chief Minister to the Chief Justice of India, is what Venugopal said. Mr. Venugopal ने ये बात कहा था कि उसमें कुछ ऐसे चीजें हैं जो बिल्कुल अप्रूवेबल नहीं है और उन चीजों ऑब्जेक्शनेबल है. Then the top law officer said that the Chief Justice was already seized of the matter. That means already the Chief Justice knows about everything regarding this letter. And the Chief Justice is well aware, मैंने already आपको समझाया था. Hence it would not be appropriate for me to deal with the matter, as now the decision is with the Chief Justice of India, Sri S.J. Bobde. So it will not be appropriate for Mr. Venugopal या the Attorney General to talk about it, ऐसा उन्होंने कहा था. मिस्टर उपाध्याय नाम के एक व्यक्ति एक बिल डाला था, द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स अलोंग लॉन्ग पेंडिंग ट्रायल्स अगेंस्ट द लेजिस्लेटर्स. कई सारे लेजिस्लेटर्स ऐसे भी थे जिनके ऊपर केसेस या आरोप लगा दिया था, उसके बाद वो लोग मंत्री बने, फिर चीफ मिनिस्टर बने, फिर वो लोग रिटायर पॉलिटिक्स, एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर भी हो चुके हैं, लेकिन उनका ट्रायल जो है वो अभी भी पेंडिंग है. इसलिए ये सारे चीजें जो है इसको स्पीड अप करने के लिए एडिशनली कुछ चीजें सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा, ऐसा बोल के एक पीआईएल डाला था उपाध्याय जी ने. और उस पीआईएल को जो डेली हियरिंग हो रहा है, उस हियरिंग का हेड था जस्टिस रमना का बेंच, और जस्टिस रमना ने उस ऑर्डर में दिया था कि ऑल द पेंडिंग केसेस शुड बी सॉल्व्ड एज क्विकली एज पॉसिबल. सो इसलिए अब मिस्टर उपाध्याय ने ये बात कह रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल के हेल्प से ही या अटॉर्नी जनरल के मदद से ही इन्होंने ये सारे चीजें किया था, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने उस बात को डिने कर रहा है. एंड द लेटर वाज consciously released in public domain not only to derail above said PILs but also to intimidate judicial proceedings. यानी कि अगर ऐसा एक लेटर सामने पेश किया जाएगा तो नेचुरली क्या होगा दोस्तों, what will happen here? There will be a big debate about can judiciary be that active or can executive do something like that. There is the debate what we are discussing now, the same debate was already anticipated by these people, और ये लोग अब ये क्या बोल रहे हैं कि this is not at all good for the country and that's why Mr. Reddy wanted to slow down the hearings and wanted to disturb this thing. That's why these people have written that letter and released that letter. यहाँ पे consciously लिखा हुआ है ना, this letter was released in the public domain consciously because they don't want the proceedings to go any further. Then this is not a silly, mischievous, deceitful act but a deliberate, fraudulent, calculated attempt. यहाँ पे काफी ज्यादा वोकैब का इस्तेमाल किया गया है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना. इट्स नॉट ए सिली, मिस्चीवियस एंड डिसीटफुल एक्ट, यानी कि ये कुछ आशामाशी या एक नॉर्मली का होने वाला चीज नहीं है, ये बहुत ही
ज्यादा फ्रॉडुलेंट और कैलकुलेटेड अटेम्प्ट नॉट ओनली टू अंडरमाइन एपेक्स कोर्ट बट आल्सो टू टेरराइज द जुडिशियरी। अगर ऐसा कुछ चीज होता है, यानी कि अगर एक चीफ मिनिस्टर सीधा एक सुप्रीम कोर्ट की जज के ऊपर कुछ आरोप लगाते हैं, so that naturally brings a lot of attention which is unwanted attention a lot comes here, so that's why these people don't want that attention। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की ओर आगे बढ़ेंगे। टेररिज्म नोस नो बाउंड्रीज, श्रृंगला। Referring to recent violent attacks in France, Foreign Secretary Harsh Shringla took a tough line on radicalism in Europe during his official meetings in Germany। अगर आपको ये बात फॉलो नहीं हो रहा है तो थोड़ा बैकग्राउंड में आपको दे देता हूं। फ्रांस का प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन ने रिसेंटली एक चीज कहा था कि इस्लामिक टेररिज्म के बारे में बहुत कुछ कहा था। उन्होंने ये बात कहा था कि इस्लामिक टेररिज्म इज ग्रोइंग वेरी क्विक इवन इन यूरोप एंड ही आल्सो कॉल्ड इट एज रेडिकलिज्म इन यूरोप। जब उन्होंने ये बात कहा था तो इस वजह से वहां पे कई सारे अटैक शुरू हो गए थे फ्रांस में। सो फ्रांस इज नाउ फेसिंग ए लॉट ऑफ इंटरनल इश्यूज बिकॉज ऑफ दीज वर्ड्स बाय द प्रेसिडेंट एंड मेनी मुस्लिम कंट्रीज आर नाउ opposing France because of this such things। So here इसी context में when the Indian Foreign Secretary Mr. Harsh Shringla he went on a trip to Europe, he went on a tour, official tour to Europe for Germany, France and England। जब ये जर्मनी में आए थे तब ये बात उन्होंने कहा था कि रेडिकलिज्म इन यूरोप बहुत ज्यादा हो रहा है बोल के उन्होंने कुछ बातें की थी। उस बातों के ऊपर ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल और इसके पहले आर्टिकल दोनों अपने GS2 मेंस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिकॉज द प्रीवियस आर्टिकल डील्स विद पॉलिटी, दिस आर्टिकल डील्स विद इंटरनेशनल रिलेशंस एज वेल एज इंटरनल सिक्योरिटी। So he also stressed that India's concerns over the coronavirus pandemic, the military standoff at the line of actual control with China। ये बात शायद आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। और जो इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो अब श्रृंगला जी ये कह रहे थे कि देयर इज a coronavirus pandemic across the world and there is also a military standoff at the line of actual control with China and because of this there are cross border attacks from Pakistan। पाकिस्तान की ओर से अटैक्स हो रहे हैं। और जो गैलवान वैली में इश्यू हुई थी, शायद आप सब लोग जानते ही होंगे, गैलवान वैली इन चाइना। इस गैलवान वैली में ऐसा कुछ हुआ था, उसकी वजह से भारत और चीन के बीच में काफी ज्यादा झगड़ा हुई थी। तो बिकॉज ऑफ द गालवान इश्यूज एंड आफ्टर दैट इंडिया बैनिंग चाइनीज एप्स एंड बॉयकॉट चाइना बिकेम ए ट्रेंडिंग इन इंडिया। इतने सारी चीजों की वजह से भारत और चीन के बीच में जितने भी रिलेशंस है वो अब काफी टेंशन में है। एंड देन श्रृंगला जी ऐसा कह रहे हैं कि एज यू नो इंडिया हैज फेस्ड मल्टीपल चैलेंजेस इन द रिसेंट मंथ्स ड्यू टू द पैंडेमिक, tensions on our northern border China and ever present menace of terrorism on our western border Pakistan। यानी कि ये कह रहे थे कि you know everyone knows that towards the north of India, towards the east, in the northern part, the northeastern part there is China, the northwestern parts there is Pakistan। now both are creating problems। दोनों तरह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। पाकिस्तान की ओर से कुछ प्रॉब्लम, गिलगित बाल्टिस्तान के आर्टिकल जो अगले आर्टिकल के रूप में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। तो गिलगित बाल्टिस्तान इज वन प्रोविंस वेयर a lot of problem is there between India and Pakistan। Another side Aksai Chin and Galwan Valley and all these areas with Chin, so there is a lot of issues between China and Pakistan for India। तो इसलिए इन्होंने ये चीज कहा था कि ये चाइना और पाकिस्तान इन्होंने नाम नहीं लिया था, बल्कि बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने कहा था कि
हमारे नॉर्थन बॉर्डर में और वेस्टर्न बॉर्डर में जो प्रॉब्लम्स हो रही है उस वजह से भारत को बहुत ज्यादा दिक्कत पहुंच रही है टेररिज्म की वजह से, उन्होंने ऐसा कहा था। सो इफ यू आर राइटिंग एनी IR बेस्ड एसेस और IR बेस्ड आंसर्स, ये चीज याद रखना है दोस्तों, कभी कभी आप लोगों को थोड़ा डिप्लोमेटिकली लिखना पड़ेगा, तब ऐसी चीज आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वहां पे जो रिफ्लेक्ट होना चाहिए वो सीधी सीधी रिफ्लेक्ट होगी। सो sources said the foreign secretary told his German interlocutors. Now what do you mean by interlocutors? Simply the counterparts, that Europe is witnessing a manifestation of radicalism and extremism. अब तक जो भारत फेस किया था ये रेडिकलिज्म यानी कि फंडामेंटलिज्म, और उस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को ही वो लोग बिलीव करते हैं, जैसे कि आप लोग एक एग्जांपल देख सकते हैं, जिहादी और एक्सट्रीमिज्म। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस एक्सट्रीमिज्म? इफ any ideology takes a very high level approach to such an extent that it cannot tolerate other things, ये बाकी सारे चीजों को ठीक से नहीं ले पाएगा, उस वक्त ये लोग क्या करेंगे? then they will resort to violence, that is called extremism. So saying that the knife and shooting attacks in France linked to the Islamist radicals in the past week indicates India stands that terror knows no boundaries. ये आपको अगर इफ यू आर रियली लकी इनफ, आपका यूपीएससी में या एपीएससी में आपको ये टेरर नोस नो बाउंड्रीज का एक ही स्टेटमेंट एक जनरल एसे में भी आ सकती है और GS2 में भी आ सकती है। सो फॉर टेररिज्म देयर इज नो बाउंड्री, एनी कंट्री कैन बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ टेररिज्म, ऐसा कह रहे हैं हर्षवर्धन श्रृंगला जी। देन unfortunately the terrorists are united in purpose and action while we are victims are yet to do so. This statement is very important because all the terror organizations they help each other, but Pakistan, though it is promoting terrorism, it is also facing some problems with terrorism. Bharat, India, it's facing problems with terrorism. Afghanistan, Iran, Iraq, Saudi Arabia, जो पूरे अरेबियन पेनिनसुला है वहां पे काफी ज्यादा टेररिज्म का प्रॉब्लम है, एंड ऑल्सो इन यूरोप देयर आर स्पोरेडिक इंसिडेंट्स एवरी नाउ एंड देन which deal about the terrorism. So all these things have a lot of issues in common. ये सारे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस जब भी मौका मिले तब इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन what happens to our people who are getting affected, the countries which are being affected because of this terror activities, these countries are not at all getting united. That is a really big problem which is being noted by our Shringla ji. Ironically, some countries who are the fountainhead of terror. Now, what do you mean by fountainhead of terror? They are the places from where terrorism is being forced on other countries. शायद आप लोग समझ गए होंगे किसके बात यहाँ पे हो रहा है। Like the example of Pakistan, where some countries like Pakistan which are promoting terrorism and are practicing dissimulation and claiming to be victims of terror to gain international sympathy. कोई भी इंटरनेशनल स्टेज को आप लोग देखेंगे तो वहां पे पाकिस्तान हमेशा ये चीज कहने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करेगी कि rather than India, even more than India, it is Pakistan which got affected. पाकिस्तान सबसे ज्यादा अफेक्टेड थी इंडिया से भी कंपेयर करते हुए, ऐसा हमेशा पाकिस्तान एक पोर्ट्रे करना चाहती है। सो दैट इज वन थिंग विच हैपेंस ऑलवेज विथ पाकिस्तान, एंड ऐसा इन्होंने कहां पे कहा था? टू जर्मन ऑफिशियल्स इन एन अपरेंट रेफरेंस टू पाकिस्तान क्रिटिसिज्म ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रॉन्स रेस्पॉन्स टू द अटैक्स एज ए फॉर्म ऑफ Islamophobia. Now, what do you mean by this Islamophobia? Islamophobia means the tension or the worry of Islamic terrorism or the religion Islam. If someone is worried about or feared about Islam, then that is called Islamophobia. President Emmanuel Macron of France, उन्होंने ये जो सारे अटैक्स हो जा रहा है वहां पे फ्रांस में, उनको कंडेम किया और उनको बोला था कि इस्लामोफोबिया इज ग्रोइंग बिकॉज ऑफ दिस टेरर अटैक्स, ऐसा उन्होंने कुछ कहा था। और उसके रिप्लाई में
पाकिस्तान काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था इमैनुअल मैक्रोन को। अब भारत इमैनुअल मैक्रोन जी को सपोर्ट कर रही है क्योंकि भारत इज ऑल्सो अनदर कंट्री विच इज ऑल्सो फेसिंग ए सिमिलर प्रॉब्लम। फिर मिस्टर श्रृंगला ऑल्सो सेड दैट लाइक माइंडेड कंट्रीज मस्ट वर्क टुगेदर टू डिस्टर्ब टेरर नेटवर्क्स दैट आर बोथ अंडरग्राउंड एंड ऑन द इंटरनेट। यानी कि कुछ माफिया ऐसे होंगे जो अंडरवर्ल्ड में काफी ज्यादा मौजूद होंगे और कुछ ऐसा होंगे जो इंटरनेट के माध्यम से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रहेंगे। सो इट इज द टाइम फॉर ऑल द कंट्रीज, ऑल आवर कंट्रीज टू वर्क टुगेदर। एंड हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग एक तरफ माफिया को कंट्रोल करना चाहिए, दूसरी तरफ जो इंटरनेट के द्वारा अब आईसिस जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, आईएस या इस्लामिक स्टेट विच वाज ए वेरी बिग टेरर ऑर्गेनाइजेशन जस्ट 2 to 3 years back. ISIS has promoted a lot of terrorism only with the help of internet. That is something which is very very severe and which is very very important to be noted, क्योंकि इंटरनेट हम लोगों को पॉजिटिव में और नेगेटिव वे में दोनों वेज में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब इन दोनों चीजों में जब सब लाइक माइंडेड कंट्रीज इकट्ठा होके एक एंटी टेरर कैंपेन शुरू करेंगे तब इसका फायदा काफी ज्यादा होगी। देन so Mr. Singla was on a week-long 3-nation tour of Europe, visited Paris, then Berlin and then London. In Paris also उन्होंने ये कहा था कि radicalism that fueled lone wolf attacks in France was to be condemned। यानी कि जो lone wolf attack, इसका मतलब क्या है दोस्तों? How lone wolf attack is always known that with a single ideology, when there are only less people or when there is a single person, only then they attack। अगर आप अकेले कहीं पे जा रहे हो तो आप पर अटैक हो सकती है, इसको लोन वुल्फ अटैक हम लोग कह सकते हैं। सो दैट इज वन टाइप ऑफ अटैक विच इज जनरली प्रैक्टिस्ड एंड इसको जब कंडेम किया जाएगा तो ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। So, Mr. Shringla also referred to India's multiple challenges from Pakistan, China and pandemic in remarks to the think tanks he met in Berlin। इस पूरे आर्टिकल में अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज यहाँ पे पता चलेगा कि हर्षवर्धन श्रृंगला जी जो है वो फॉरेन सेक्रेटरी है। ही इज नॉट इवन द रैंक ऑफ ए कैबिनेट मिनिस्टर, बट वॉट एवर ही स्पीक्स इन इंटरनेशनल एरिना, ये सारे चीजें जो हैं ये आईआर के हिसाब में या आईआर के रूप में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। सो दैट इज द सेकेंड आर्टिकल। नाउ we'll proceed to the next important article. So the next article is Gilgit-Baltistan to be a full province, Pak Prime Minister। Now where is this Gilgit-Baltistan? अगर आप देखेंगे तो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, the region which was occupied by the Kashmir, this Pakistan occupied Kashmir area is actually called गिलचिट एंड बाल्टिस्तान। तो इसके बारे में ये सारा आर्टिकल है, ये भी एक इंटरनेशनल रिलेशंस की पर्सपेक्टिव में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो झगड़ा हो रही है उसके लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज एंगर्ड इंडिया आफ्टर डिक्लेयरिंग दैट द पार्ट ऑफ कंटेस्टेड कश्मीर रीजन विल बी प्रोविजनल बिकम फुल प्रोविंस इन पाकिस्तान। अब तक ये जो गिलगित बाल्टिस्तान है ये एक इंडिपेंडेंट एरिया के रूप में पाकिस्तान ट्रीट कर रही है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब से लेके ये पूरा गिलगित और बाल्टिस्तान एक पाकिस्तान का प्रोविंस बनेगा। इट विल बिकम ए न्यू स्टेट इन पाकिस्तान। भारत में जो हम लोग स्टेट कहते हैं असम, मणिपुर, बिहार, झारखंड जो भी है, वैसा पाकिस्तान में देयर आर ओनली 4 स्टेट्स, सिंध, पंजाब, Baluchistan, Northwest Frontier Province। So NWFP, फिर Sindh, then you have Punjab and Baluch। So these are the 4 provinces in Pakistan, and now Gilgit-Baltistan will become the 5th province in Pakistan। The Pakistan has administered the area now known as Gilgit-Baltistan
सिंस शॉर्टली आफ्टर द कंट्रीज बर्थ इन 1947, जब 1947 में भारत और पाकिस्तान की आजादी मिली, पाकिस्तान ने कुछ ट्राइबल फोर्सेस को क्या किया था, कुछ ट्राइबल फोर्सेस को भारत पर, कश्मीर पर हमला करने के लिए भेजा था। When they have sent few tribal forces to India, at that particular point of time, India successfully defeated those forces, and India also went till Lahore in Pakistan. So when India reached till Lahore in Pakistan, India went to UNO for arbitration. यानी कि आप लोग हम दोनों के बीच में एक संधि बनाए, एक ट्रीटी बनाइए, ऐसा कह के भारत यूएन तक गया था। और जब यूएनओ ने एक संधि बना के सीज फायर एग्रीमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, so this ceasefire agreement was made to be signed by both India and Pakistan by the UNO। लेकिन उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त उस सीजफायर एग्रीमेंट जब शुरू हुई थी, उसके बीच में ये जो गिलचिट बाल्टिस्तान नाम की जगह है, दिस एरिया वाज ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान यूनानिमसली एंड पाकिस्तान विदाउट प्रॉपर कंसेंट ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज, उन्होंने ये गिलचिट बाल्टिस्तान को अटैक करके वहां पे ऑक्यूपाई कर दिया। नाउ न्यू दिल्ली is trying for the past many years to get the control of this Gilgit Baltistan back into them। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, this mountainous territory bordering China and Afghanistan is an integral part of Kashmir। जो महाराजा हरी सिंह has signed an instrument of accession, यानी कि महाराजा रंजीत सिंह ने एक साइन किया था जिसमें भारत में कश्मीर को पूरे तरह से एनेक्स कर दिया या एक्सेस कर दिया। नाउ कश्मीर बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, बट पाकिस्तान इज नॉट ओके विद दिस एग्रीमेंट, इसलिए वो हमेशा चाहती है कि पूरा कश्मीर उनके हाथ में आ जाए। और इमरान खान और क्या कहा था, वी हैव डिसाइडेड टू ग्रांट provisional status to Gilgit Baltistan, which was a long-standing demand there। The move comes after New Delhi last year revoked the special status of Kashmir, upending a decades-long status quo and drawing strong condemnation for Islamabad। जब इन्होंने क्या किया था, तो जब भारत ने पिछले साल कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है आर्टिकल 370, जिसके वजह से भारत में कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिल रही थी, उस स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया था। और इसकी वजह से पाकिस्तान काफी ज्यादा नाराज हुई थी, क्योंकि अब अगर कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनियन टेरिटरीज बनेंगे, तो यूनियन टेरिटरीज दे विल बी डायरेक्टली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड विल बी एडमिनिस्ट्रेड बाय ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मतलब ये होगा कि अब इसका सिक्योरिटी जो है वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट में हाथ में आ जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में आ जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे ये जो जम्मू कश्मीर है, वहां का सिक्योरिटी के लिए जो भी डिसीजन लेना पड़ेगा वो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले सकती है। सो ऑल दीज थिंग्स दे आर वरिंग पाकिस्तान। देन Khan, who was speaking ahead of the local election, stated that he did not provide any timeline for the move। यानी कि इन्होंने कोई टाइमलाइन नहीं दिया था, लेकिन बस ये बात बोल रहे थे कि गिलचिट बाल्टिस्तान विल बी ए फुल प्रोविंस। अब इसमें चाइनीज रोल क्या है, बिकॉज गिलचिट बाल्टिस्तान एंड चाइना आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड चाइना में इसका काफी बड़ा किरदार भी है। वो कैसा है हम लोग अभी देखेंगे। China has planned building infrastructure projects in Gilgit Baltistan, home to estimated 1.3 million, including a long stretch of Karakoram Highway, a key point of China-Pakistan Economic Corridor। अब ये CPEC चाइना से लेके पाकिस्तान के कराची पोर्ट तक, फ्रॉम चाइना टू कराची। सो
चाइना में शांघाई से लेके, शांघाई इज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना टू कराची इन पाकिस्तान, एक लॉन्ग रोड प्रपोज किया गया है, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रपोज किया गया है जिसका नाम है सीपीईसी। इस सीपीईसी की एक रोड गिलगित बाल्टिस्तान से पास होती है और इंडिया इसको ऑब्जेक्ट करती है कि ये सीपीईसी इज वायोलेटिंग द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। भारत के जो स्वतंत्र लैंड है गिलगित बाल्टिस्तान, भारत आज भी अपने मैप में ही दिखाती है। इस गिलगित बाल्टिस्तान से अगर कुछ रोड चाइना कंस्ट्रक्ट कर रही है तो इसका मतलब यह है कि चाइना इज सपोर्टिंग पाकिस्तान इन दिस मैटर, और बहुत बड़े हाईवेज और बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने यहाँ पे बिल्ड किया था। तो इसलिए गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान में मिलाने या पाकिस्तान के एक प्रोविंस बनाने में नेचुरली हम लोग चाइनीज पर थोड़ा बहुत तो डाउट कर सकते हैं। और इमरान खान ने यह भी कहा था कि द मॉडर्न एंड वेल मेंटेन्ड रोड हैड ब्रॉट important progress to Gilgit Baltistan, and the move to make the area a province would help uplift the backward areas and poor segments of the society। जितने भी यहाँ के बैकवर्ड एरियाज और पुअर सेगमेंट्स है उन सारे चीजों को, उन सारे लोगों को क्या करने में, उन लोगों में एक बदलाव लाने में, उन लोगों को सुधारने में ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, ऐसा कह रहे थे इमरान खान। देन एनी चेंज इन स्टेटस वुड रिक्वायर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे भी मैंने अभी 5 मिनट के पहले कहा था, सिंध, फिर पंजाब, फिर एनडब्ल्यूएफपी, इन तीनों के साथ व्हाट इज द फोर्थ वन, बलूचिस्तान। अलॉन्ग विद दीज 4 एरियाज अगर एक नया राज्य को पाकिस्तान के अंदर लाना चाहते हैं तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी चाहिए। इफ फाइनलाइज्ड, गिलगित बाल्टिस्तान विल बी पाकिस्तान 5th प्रोविंस। सो इसके बाद इसके बारे में और कुछ चीजें हैं, जैसे कि न्यू दिल्ली हैज कंडेम्ड। हमेशा याद रखना दोस्तों, कंट्री इज यूज्ड सिनोनिमसली विथ इट्स कैपिटल। अगर आप कहेंगे कि न्यू दिल्ली कंडेम्ड, विच मीन्स इंडिया कंडेम्ड, भारत ने ऐसा कहा था। अगर आप बोलेंगे पेरिस वांट्स टू हैव ए वर्ड विथ न्यू दिल्ली, इसका मतलब ये नहीं है कि पेरिस और न्यू दिल्ली दो शहर बात करेगी। इट्स नॉट दैट दीज टू प्लेसेस विल टॉक, द हेड्स और द कंट्रीज वेयर दे आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय पेरिस एंड न्यू दिल्ली, इन दोनों के बीच में कुछ बातचीत होगी। सो इन ए सिमिलर वे न्यू दिल्ली कंडेम्ड हियर मीन्स, हमेशा आपको न्यूज़पेपर में यह चीज देखने को मिलेगा। सो दिस मीन्स दैट इंडिया कंडेम्ड मिस्टर खान्स अनाउंसमेंट सेइंग इट वुड ब्रिंग मेटीरियल चेंजेस टू ए पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। क्योंकि जब हम लोग मान रहे हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान इज ए पार्ट और इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान हैज नो राइट टू कैप्चर इट or to occupy it. Such attempts by Pakistan intended to camouflage its illegal occupation cannot hide the grave human rights violations, exploitation, and denial of freedom for over 7 decades to the people residing in this Pakistan occupied territories. ऐसा भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन अनुराग श्रीवास्तव जी कहते हैं। तो भारत क्या कह रही है? There are lot of human rights violations, exploitation and denial of freedom. All these things are happening in the Pakistan occupied Kashmir, and that's why this move, which was announced by the Pakistan Prime Minister, it is strictly opposed by the government of India. Then 2 of the 3 wars of the rival neighbors have fought since independence have been over Kashmir. So this is another important post independent history का point है। Till now we have fought 3 wars. First one is 1965, second one is 1971, third one is 1997-98. So the third one you all know, it is Kargil. इसमें भारत जीत गई है, and 1965 के युद्ध में भी भारत जीत गई है। The 1965 and the 1997-98 Kargil
These two are only because of Kashmir issue. It's only 1971 which was because of the Bangladesh liberation. In 1971, India-Pakistan fought a war and India liberated the Bangladesh. So that's why it is always a issue between India and Pakistan. And why does Pakistan need Kashmir? Because Kashmir is home to shrinking Himalayan glaciers, seen as vital lifelines to the water stressed countries. Very important है दोस्तों. This Himalayan glaciers, क्योंकि Indus is the lifeline for Pakistan. If Indus river water doesn't flow through Pakistan, Pakistan will turn into a desert. इतना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए इंडस नदी. और इंडस नदी शुरुआत होती है चीन से एंड इट गोस अलोंग Kashmir and it enters Pakistan. So that's why in order to have water and secure this waterborne territories, Pakistan always wants Kashmir in its mainland. Then, in a move that outraged Pakistan, Prime Minister Narendra Modi's government revoked articles in constitution that granted Kashmir partial autonomy and other rights, including its own flag and constitution. आर्टिकल 35A की वजह से पाकिस्तान Kashmir has its own flag and also constitution, and all these things were removed by the government headed by Shri Narendra Modi. Then the two parts of the Kashmir are divided by a line of control that is subject to frequent क्रॉस बॉर्डर शेलिंग्स. अब ये क्रॉस बॉर्डर शेलिंग्स क्या होते हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? ऑलरेडी मैंने आपको समझाया था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जिसको हम लोग LOAC कहते हैं. ये चीन और भारत के बीच में है. लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड लाइन ऑफ कंट्रोल इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, its line of control when it comes to Kashmir. In the remaining places it is Red Cliff Line. ठीक है दोस्तों. So this is about the Gilgit-Baltistan article which is in your Hindu today. Our next article is an editorial, Education the Nation in the States. इस आर्टिकल में हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में और उसके जितने भी चीजें हैं इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की वजह से अफेक्टेड होंगे, उन सारे चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. So the National Educational Policy 2020 underestimates the problem of reconciling the three systems of education in India. जो अभी भारत में स्टेट बोर्ड्स है, फिर CBSE है, फिर ICSE है. इन तीनों में अलग अलग करिकुलम्स फॉलो किया जाता है और अलग अलग चीजें इन तीनों करिकुलम्स में या इन तीनों सिस्टम्स में होंगे. इस वजह से एक नेशन वाइड कॉमन एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में काफी नुकसान होगी, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे. उन सारे प्रॉब्लम्स के बारे में इस आर्टिकल है. टुवर्ड्स द एंड ऑफ ए रीसेंट वेबिनार ऑन नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, ए रिटायर्ड सिविल सर्वेंट आस्क्ड ए क्वेश्चन. एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ने एक क्वेश्चन पूछा था रेफरिंग टू द सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड रोल्स इन एजुकेशन. जो सेंटर स्टेट रिलेशंस है और उनके क्या किरदार होंगे एजुकेशन की फील्ड में. उन्होंने ये पूछा था कि वेदर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी गिव्स द सेंटर ए प्रीडेटरी रोल. ये प्रीडेटरी रोल जो शब्द है ये काफी नेगेटिव चीज है दोस्तों कई सारे लोगों के सोच में. सो द वर्ड प्रीडेटरी जब इन्होंने यूज किया था एजुकेशन की कंटेक्स्ट में, वो काफी एग्रेसिव वर्ड है, लेकिन इसका इंटेंशन ये है कि क्या ये जो नई पॉलिसी है वो फेडरल कर्टेसी को मानती है, यानी कि जो भारत की फेडरल स्ट्रक्चर है इन विच द सेंटर एंड द स्टेट्स दोनों मौजूद है. इस सेंटर और स्टेट मौजूद होने वाले जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस फेडरल स्ट्रक्चर में क्या ये फिट होगी या फिट नहीं होगी. व्हाट विल बी द सिचुएशन, दैट इज ऑल द क्वेश्चन or those are all the questions which arise out of this one single statement given by these people. और इसके बाद जो 1986 का पॉलिसी है उसमें भी
सारे जो प्रोविंशियल प्रैक्टिसेस है, यानी कि हर एक स्टेट में वहां के अलग अलग चीज मौजूद होंगी, और ये सारे चीजें इन्होंने पूरी तरह से एक्नॉलेज नहीं किया था, और उस लेगेसीज जो है वो आज भी वैसे ही थे। यानी कि जो 1986 का पॉलिसी है, वो जो भी लोकल चीजें होंगे और वॉट एवर द लोकल और द प्रोविजनल प्रैक्टिसेस होंगे, इन सारे प्रैक्टिसेस को इन्होंने बिल्कुल एग्री नहीं किया, प्रिवेल नहीं किया, एंड these practices were completely ignored by the policy makers. The trend has been to assume that a national system will evolve and iron out provincial variations. अब ये लोग ये चीज एज्यूम करके सोच रहे थे कि अगर एक नेशनल सिस्टम एवॉल्व होगे तो सारे जो लोकल वेरिएशंस होंगी वो सारे वेरिएशंस खत्म किया जाएगा, लेकिन ये एजम्पशन बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। This assumption is not at all fruitful in any manner. वो क्यों और कैसा है वो आगे जाके देखेंगे। For education to fulfill its social role, it must respond to the specific milieu in which young are growing up. जितने भी लोग अपने जो एनवायरनमेंट में ग्रो हो रहे हैं या जो एनवायरनमेंट में वो हमेशा जी रहे हैं, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से वहां का एजुकेशन होना चाहिए। India has sufficient experience of attempts made from national level to influence systematic realities on the ground. यानी कि दिल्ली से लेके जो गली में हो रहा है उस चीज को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उस चीज को थोड़ा बहुत चेंज करने के लिए इन लोगों ने काफी ज्यादा काम किए थे, लेकिन वो सारे काम बिल्कुल फ्रूटफुल नहीं थे। वहां से कुछ भी रिजल्ट्स थे वो अच्छे नहीं आए थे। There is a considerable history of strong recommendations made by the national commissions and of provincial recalcitrance. A very very nice phrase friends. ये जो provincial recalcitrance नाम के फ्रेज है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्यों? क्योंकि कई सारे ऐसे रिकमेंडेशंस थे जो नेशनल लेवल के कमिटीज ने बहुत ज्यादा रिकमेंड किए थे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने उन सारे रिकमेंड्स को पूरी तरह से मना कर दिया। There are many such recommendations. States have shown their own social woes to deal with, and they often prefer to carry on with the ways they became familiar within the colonial days. यानी कि जो चीज या जिन चीजों से ये लोग काफी ज्यादा फेमिलियर हुए थे पहले, यानी कि जो अंग्रेज के समय से जो प्रोसेसेस या जो प्रोसीजर्स आ रहे हैं उसी प्रोसीजर्स को आज भी कंटिन्यू के लिए स्टेट्स काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। और इसके बेस्ट एग्जांपल आज के दिन में साउथ स्टेट्स में ये काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, नॉर्थ में ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। इंटरमीडिएट एजुकेशन और जूनियर कॉलेजेस 10+2+3 और 10+2+4 जो भी सिस्टम है उसमें बीच के 2 साल होंगे जो नॉर्थ में 11th और 12th कहा जाएगा, कई सारे स्टेट्स में उसको जूनियर इंटर और सीनियर इंटर कहा जाएगा। They will be called as junior intermediate as well as senior intermediate. Now, this used to be existed during the time of Britishers, but many states have shifted to 12th standard, directly 12+3. लेकिन अभी भी कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो इस एज ओल्ड पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु, ऐसे कई सारे स्टेट्स है दोस्तों। एंड the most celebrated, there is one commission called Kothari Commission. This is something new which you can learn here. Kothari Commission is a commission appointed for education reforms, and it was appointed during 1965-66, and it gave a very good report. The Kothari Commission recommended the abolition of intermediate or junior colleges. लेकिन आज भी ये कॉलेजेस मौजूद है। इससे हम लोगों को ये पता चलेगा कि नेशनल पॉलिसी के लिए स्टेट्स कितने नेगेटिव होंगे और वहां के लोकल चीजें को वो लोग कितना ज्यादा प्रोमिनेंस देंगे। देन हिस्टोरिकली द सिस्टम ऑफ एजुकेशन एवॉल्व्ड इन द प्रोविंसेस, क्योंकि जो अंग्रेज के समय में सिर्फ प्रोविंशियल एजुकेशन ही होता था और नेशनल लेवल एजुकेशन नहीं होती थी, इसलिए उस वक्त जो भी चीजें हैं वो प्रोविंशियल लेवल में ही है। और लगभग 100 साल के पहले सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, बाद में सीबीएसई बनी थी, सो सेंट्रल एजुकेशनल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन एक क्रिएट किया गया था। लेकिन
इसको क्यों क्रिएट किया गया था? टू कोऑर्डिनेट रीजनल रेस्पॉन्सेस टू कॉमन इश्यूज, यानी कि जो हर स्टेट इश्यूज फेस कर रही है उस इश्यूज में एक एक स्टेट को लेके अलग अलग अप्रोच होंगी, उन सारे अप्रोचेस को कोऑर्डिनेट करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म होगी। लेकिन इसका एडवाइजरी कैरेक्टर सिर्फ एक डिस्कशन फॉर्म, यानी कि एक जगह जहां पे सारे आइडियाज डिस्कस किया जाएगा वैसे ही ये रह गया, लेकिन ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म नहीं बन पाई। And the constitution in its original draft treated the states as the appropriate sphere for dealing with education. जितने भी स्टेट्स होंगे वो सारे स्टेट्स डील कर रही है एजुकेशन के साथ अंग्रेज की कार्यकाल में। अब ये जो इम्प्रूव किया गया है इसमें भी स्टेट्स को ही ऑटोनॉमी देना चाहिए एजुकेशन को लेके, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन की मेकर्स ने सोचे थे, लेकिन ये नहीं हो पाई। एंड इंडिया बिकेम वन ऑफ दोस कंट्रीज विच हैज एन एजुकेशन मिनिस्ट्री इन सेंटर। दिस पॉइंट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, बिकॉज रिसेंटली ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है, जो एचआरडी मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन गई। सो द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट हैज वंस अगेन बिकम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसलिए इस चीज को लेते हुए ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। Its role was not merely decorative or confined to coordination among different state perspectives and practices. Rather, center was expected to articulate aims and standards. यानी कि ये बस स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए नहीं है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्टेड चीज है कि जो स्टैंडर्ड्स और एम्स है, यानी कि कैसा एजुकेशन होना चाहिए, किस स्टैंडर्ड पे या किस लेवल पे टीचिंग होना चाहिए, कौन से क्लास में कितना डिफिकल्टी से ये चीज करना चाहिए, और एक पूरे देश की रोड मैप बनाने के लिए ए रोड टू नेशनल बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट, ये सारे चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। देन इंडिपेंडेंस के बाद ए मोर सब्सटैंशियल स्फीयर ऑफ सेंटर्स एक्टिविटीज इन एजुकेशन एमर्ज in the shape of advanced institutions in professional fields and schools. अगर इस दो लाइन को आप देखते हो तो आपको एक चीज दिमाग में आएगा, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, आइजर, ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है, और एनआईटीज। All these institutes, they serve as the purposes, or they serve as the advanced institutions in professional field and school, and these are other schools which are meant for the children of civil servants transferable across India, जो केंद्रीय विद्यालय होगी, द केवी जिसको हम लोग कहते हैं केंद्रीय विद्यालय, these केंद्रीय विद्यालयस are initially meant for the central government employee children who are liable to be transferred across the country so that they can have a common curriculum. अगर कोई भी स्टेट में वो लोग पहुंचेंगे तो वहां पे एजुकेशन के लिए इन लोगों को कुछ भी दिक्कत ना होगी, इसलिए हर एक जिले में एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना किया गया था। Such institutions received higher investment than the states could afford. इन सारे इंस्टीट्यूट्स जो है, वो सारे इंस्टीट्यूट्स को, जितने भी इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे मौजूद थे, वो सारे इंस्टीट्यूट्स को इतना ज्यादा फंडिंग मिल रहा था जितना स्टेट्स बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाए। सो this is the thing which has happened in the states, where the central government gave a lot of funds to the educational institutions, but the states cannot give those many funds. So that's why there is a again imparity, or you can also call it as a division between the state and the central curriculum. Also, the national level resource institutions were guided policy and encouraged new practices. जितने भी ये नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स होंगे उनके फंडिंग ज्यादा होंगे, इस वजह से उनको कुछ नई चीजें करने के लिए काफी ज्यादा प्रोत्साहन मिलती थी। तो इसलिए एक गैप डेवलप किया गया था दोनों के बीच में। दिस कॉन्करेंसी वाज ऑलरेडी ए रियलिटी बिफोर द 1976 अमेंडमेंट फॉर्मली इंक्लूडेड इट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये जो गैप है ये 1976 की अमेंडमेंट के पहले से ही मौजूद है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और सेंट्रली फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटिंग मिल गई थी 1976 के अमेंडमेंट के बाद।
और इसके रीजन ये है कि अब जो सेंट्रली फंडेड और स्टेट फंडेड है, इन दोनों के बीच में एक क्लियर भेदभाव ऑलरेडी आ चुका है। और इसके लगभग 10 साल के बाद जब नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 बनी थी, तो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ 1986, इन दिस नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ 1986 जब ये फ्रेम किया गया था, उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। मिस्टर राजीव गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम व्हेन नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ 1986 वाज फ्रेम्ड। लेकिन इसमें भी नेशनल कंसर्न्स में कई सारे चीजें एड्रेस किया गया था, लेकिन प्रोविंशियल प्रैक्टिसेस जो लोकल प्रैक्टिसेस है उसको कुछ भी स्पेसिफिक मेंशन नहीं मिली थी। इस वजह से ये नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी जो है वो हर एक स्टेट में अलग अलग रूप में इंप्लीमेंट किया गया था। एंगेजमेंट विद द स्टेट्स रिमेन्ड ए फंक्शन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। जो नीति आयोग के पहले प्लानिंग कमीशन होती थी, तो बिफोर नीति आयोग वी यूज्ड टू हैव समथिंग कॉल्ड प्लानिंग कमीशन। उस प्लानिंग कमीशन सिर्फ स्टेट्स तो बात करने के लिए और स्टेट्स से कम्युनिकेट करने के लिए ही रखा गया था। और उसके बीचों बीच उसी समय क्या हुई थी, 1986 के बाद द bourgeois private sector has began to push both public policy and popular perceptions of education। आप में से कई सारे लोग जानते होंगे IIT JEE का रिजल्ट जिस दिन आएगा, 1 2 3 4 5 सारे रैंक हमारे इंस्टीट्यूट के ही आए थे। एम्स का रिजल्ट आएगा 1 2 3 4 5 6 हमारे इंस्टीट्यूट में ही आए थे। अगर यूपीएससी या एपीएससी का रिजल्ट आए थे, सो 1 2 3 4 5 6 ये सारे रैंक एक ही ऑर्गेनाइजेशन क्लेम करेगी। इट्स गुड एज वेल एज बैड, क्योंकि पहले जो होते थे, जो 30-40 साल के पहले जब ये एजुकेशन पॉलिसी फ्रेम किया गया था, सो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दोस प्राइवेट एजुकेशनल प्लेयर्स, क्योंकि आज के दिन में डिग्री कॉलेज के फीस से भी कई गुना ज्यादा होगा एक नर्सरी या एलकेजी का फीस। डिग्री आप 1 लाख में काम कर सकते हो, लेकिन अगर नर्सरी या एलकेजी फर्स्ट स्टैंडर्ड से पहले किंडरगार्टन के लिए ही 3-4 लाख खर्च किया जाएगा। So that is the situation. So that's why the force of this bourgeois private sector was measured in the difference between 1986 policy and its action program 6 years later। यानी कि 1986 से ही जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसका बहुत बड़ा किरदार आया था। Throughout the 1990s, those in charge of education remained hesitant to explain publicly how exactly liberalization would apply publicly to the traditional public responsibility। जो ट्रेडिशनल एजुकेशन आज तक आ रही है, उस ट्रेडिशनल एजुकेशन की जो लिबरलाइजेशन का प्रभाव पड़ेगा वो कैसा पड़ेगा, इस चीज के बारे में वहां पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती थी। लोग काफी ज्यादा डर रहे थे। The rapidly expanding and globalizing urban middle class has already begun to secede from the public system, posing the awkward question of why education cannot be sold if there are willing buyers। System of chaos grew and policy was left behind। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि कई सारे अर्बन मिडिल क्लास की इमरजेंस की वजह से प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस काफी ज्यादा हो गए, और जो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि अगर आप 40-50 साल पहले देखेंगे तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे जिले में 1 या 2 स्कूल प्राइवेट होंगे। आज के दिन हर गली में, हर मोहल्ले में 1-2 प्राइवेट स्कूल्स मौजूद हैं। सो व्हेन देयर आर पीपल हु वांट टू बाय एजुकेशन, व्हाई कांट एजुकेशन बी मेड समथिंग व्हिच कैन बी सोल्ड? ऐसा उस वक्त पॉलिसी मेकर्स का सोच था। इस वजह से क्या हुई, एक नेशनलिस्ट पॉलिसी, एक नेशनल पॉलिसी सही तरह से रूप नहीं लिया था। देन अबाउट द 3 सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन। भारत में जैसा मैंने पहले कहा था 3 सिस्टम ऑफ एजुकेशन थे, और इनको सेक्टर्स नहीं कह सकते, सीधा सिस्टम ही कह सकते हैं।
एक सेंट्रल सिस्टम है जहां पे ऑल इंडिया वाइड एफिलिएशन और इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल्स को एक रिकॉग्निशन देती है, वो है सीबीएसई। आप लोग ऑलरेडी उसके बारे में काफी सारा जानते हैं, आप में से कई सारे लोग सीबीएसई का स्टूडेंट्स भी होंगे शायद। तो सीबीएसई इज एन ऑल इंडिया बॉडी which gives affiliation to private schools, English medium schools, and also the regional elite schools. Two school chains run by the center are part of this system. The central system also includes advanced professional institutes and universities that has access to greater per capita funding than what their counterparts by the state can afford. आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए आईआईटी गुवाहाटी और गुवाहाटी के कोई भी असम स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड इंजीनियरिंग कॉलेज। IIT Guwahati will receive at least 10 to 15 times more funding when compared to the state-run organization. This 10 to 15% of difference means a lot every year. अगर हर साल 10 गुना या 10 से 15 गुना डिफरेंस आ रही है फंडिंग में, कभी कभी ऐसा होता है कि इसको अगर 100 करोड़ मिल रहे हैं तो आईआईटी को कम से कम 1200 से 1500 करोड़ मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को इतना ज्यादा फंड मिल रहा है और स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि स्टेट्स उतना ज्यादा अफोर्ड करने की पोजीशन में ही नहीं थे। तो दैट इज अनदर वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। एंड द स्टेट्स belong to the second system which also features provincial secondary boards affiliating school teachers in state languages। यानी कि स्टेट लेवल में एक बोर्ड होगी SCERT और SSC। इन दोनों से ही यहाँ के टीचर्स का रिक्रूटमेंट, टीचर्स का ट्रेनिंग और जो भी एग्जामिनेशन कंडक्शन सारे चीजें हैं वो सारे चीजें टेक केयर किया जाएगा। And the third system is purely based on the private investment. Internationally accredited school boards and globally connected private universities are part of third systems. These institutions represent a new level of freedom from the state norms. यानी कि कई सारे ऐसा organizations होंगे जो international universities की branches होंगी या कोई भी international curriculum। एक स्कूल होता है जिसका नाम है प्रेसिडेंशियल स्कूल, एक और स्कूल जिसका नाम है ओकरिज, वहां पे इंटरनेशनल करिकुलम आपको पढ़ा जाएगा। यानी कि आप भारत के नहीं बल्कि पूरे विश्व के जितने भी एरिया से, जितने भी देश के एक कॉमन करिकुलम होगी, उस कॉमन करिकुलम के हिसाब से वहां पे टीचिंग होगी। ये थर्ड सिस्टम हुई। एंड दिस थर्ड सिस्टम इज ऑल्सो कंप्लीटली गोइंग इन अनदर डायरेक्शन। देन एन एक्सप्लिसिट अटेम्प्ट वाज मेड अंडर द राइट टू एजुकेशन। Right to Education Act was passed in the year 2009। इस Right to Education Act के दौरान 6 से 14 साल के बीच में जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना पड़ेगा। सो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड to all the people who are in between 6 to 14 years of age. The RTE, Right to Education, is a parliamentary law providing a set of standards for elementary education and call to private schools to provide for social justice via quota rule. Private school has to give 25% of their seats to economically poor people. With this, government ने ये सोची थी कि अगर हर प्राइवेट स्कूल में 25% चैरिटी सीट्स होंगी तो नेचुरली क्या होगा, उसकी वजह से एजुकेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। जो ज्यादा फंडेड कॉलेजेस है या ज्यादा पैसे लेने वाले या ज्यादा फीस लेने वाले ऑर्गेनाइजेशंस या बहुत ही हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस है, उससे बाकी जितने भी स्टेट रन ऑर्गेनाइजेशंस में पढ़े लिखे लोग होंगे उनको भी काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अब 1/4 ऑफ द सीट्स इन लोगों को ही मिलेगा। लेकिन ये भी ठीक तरह से क्या हो पाई, आपको पता है, ये भी ठीक तरह से नहीं हो पाई। हायर एजुकेशन में प्राइवेट ऑटोनॉमी और ये जो सोशल जस्टिस है, इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है वो आज भी सही तरह से नहीं हो पाए हैं। एक्रेडिशन नॉर्म्स जो NBA या नाक बोल के दो ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिशन और नेशनल एक्रेडिशन एंड
अकाउंटिंग कमीशन, सॉरी नेशनल ऑडिट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल NAAC, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की सर्टिफिकेशंस मिल रही थी, लेकिन इसकी वजह से ज्यादा चेंज जो एंटिसिपेट किया गया था वो चेंज नहीं मिली थी. कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द थ्री सिस्टम्स हैव प्रूव्ड अनमैनेजेबल इवन इन प्योरली फंक्शनल टर्म्स, यानी कि सब कुछ सही तरह से जब जा रही है तब भी इन सारे चीजों के बीच में कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाई है. The least we might expect would be reliable mechanism to reconcile the marking standards of different boards and universities. ये चीज आज भी कई सारे लोग आप में से भी फेस करे होंगे. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस देती है परसेंटेज, कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस देती है CGPA. कुछ लोग कहते हैं हमारा रेटिंग हाई है इसलिए हमारा परसेंटेज तो इंटू 10 कर सके, CGPA या GPA इंटू 10 इक्वल टू परसेंटेज. कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होंगे जिसमें CGPA इंटू 9.5 ही इक्वलेंट परसेंटेज होगा. कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस होंगे जो 7 GPA में अवार्ड करेगा मार्क्स, कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस 5 GPA में अवार्ड करेंगे. ऐसे इतने सारे हायर एजुकेशन सिस्टम्स में ही ग्रेडिंग में अगर डिफरेंसेस है तो बाकी चीजों में कितना ज्यादा होगा, ये भी एक और चीज है दोस्तों. फार हार्डर इज द कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड इन adherence to social responsibilities in a period of rapid economic change. Inequalities have become sharper with the rise in overall prosperity. यानी कि इन सारी चीजों की वजह से जो कोऑर्डिनेशन है उस कोऑर्डिनेशन और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया और इनइक्वालिटीज और भी ज्यादा बढ़ गई. जब इनइक्वालिटीज बढ़ेंगे तो नेचुरली क्या होगा, एक नेशनल लेवल पॉलिसी को लेके आने में और भी ज्यादा दिक्कत होगी. Education must mediate between different social strata divided by caste and economic status. The recent attempt made by Tamil Nadu to create a modest quota in NEET for students who attended government schools points towards an endemic problem exacerbated by centralization. तमिलनाडु में एक बहुत ही अच्छा चीज शुरू करने के लिए प्रयास किया था लेकिन वो हो नहीं पाई. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जो नीट की द्वारा एडमिशन्स किया जाएगा, इन सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में कुछ सीट्स सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले लोगों को ही, बच्चों को ही देना चाहिए. देयर शुड बी फ्यू सीट्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ओनली टू द स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड इन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस. ऐसा एक प्रोविजन देना चाहती थी तमिलनाडु, बट इट वाज कंप्लीटली इग्नोर्ड एंड इट वाज कंप्लीटली रिडिक्यूल्ड and not at all accepted by the central government in the name of centralization. लेकिन आप ये बात सोचिए दोस्तों, you can think of this one particular thing. If people who are going to FIITJEE, Aakash or any other big institution for IIT JEE, and the person who is attending, who is even more bright student but he is attending हर बंदा सुपर 30 के आनंद कुमार जी के पास नहीं जा सकते हैं ना. So people go to the local government schools and colleges and they don't have that facilities and that coaching setup which the FIITJEE or the Aakash offers. So that's why if these people can be given some additional advantage, that will be really beneficial for the people who cannot dream of studying great studies because of lack of money. ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों. और सोशल विजन, द न्यू पॉलिसी डॉक्यूमेंट अंडर एस्टिमेट्स द प्रॉब्लम ऑफ रिकंसाइलिंग द थ्री सिस्टम्स. यानी कि ये जो नई नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी है इन तीनों सिस्टम्स को इकट्ठा करके एक सिंगल विंडो प्रोवाइड करने में फेल होगी. द आर्किटेक्ट ऑफ आवर मेनी नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस लेट JP Nayak used to say, we must ask what kind of human being and society we want before we draft a policy in education. आपको सोसाइटी, सोशल जस्टिस और जनरल एसे में ये स्टेटमेंट काफी उपयोगी होगी, काफी ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगी. सो लेट JP Nayak, he used to say that we must ask what kind of human being and society we want before we draft a policy in education. हम लोगों को ये पूछना पड़ेगा हमें किस तरह की लोग चाहिए और किस तरह की सोसाइटी चाहिए before we are going to this particular organization.
or this particular draft policy. Apart from the philosophical question, we also need a systematic vision, both for recovery from institutional decay and for further future progress. Functional uniformity is unlikely to offer any real solution, क्योंकि हम लोगों को अब तक ये पता चल चुका है कि फंक्शनल यूनिफॉर्मिटी जो है वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा. That is what the new policy seems to favor. In higher education, it proposes nationally codified and administered measures to oversee institutional transformation across state capitals and district towns. The assumption is that the old structures will melt like wax under the heat of an empowered vision. मतलब क्या है दोस्तों? हायर एजुकेशन में जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, उन नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जितने भी चीजें हैं, वहां से अब स्टेट कैपिटल और डिस्ट्रिक्ट टाउन्स में जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप्स होंगी, उन सारे के बीच में एक ब्रिज नेचुरली बनेगा ये न्यू एजुकेशनल पॉलिसी से, ऐसे ये लोग सोच रहे हैं कि. लेकिन हम लोगों को पता है कि क्या होने वाला है. द आइडिया ऑफ मोनोलिथिक रेगुलेटरी आर्किटेक्चर बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल किया था. मोनोलिथिक मीन्स मेड ऑफ ए सिंगल स्टोन. रेगुलेटरी आर्किटेक्चर, व्हाट डज दिस मीन? देयर विल बी ओनली वन रेगुलेटर. सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन होगी जो इन सारे चीजें को कंट्रोल करेगी. दैट इज प्राइवेटाइजिंग एट ए रैपिड पेस सजेस्ट a tempting impulse rather than a considered plan. Sufficient indication has existed for many years now that economic policy favors great private enterprise in higher education. गवर्नमेंट हमेशा ये चाहती है कि हायर एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट प्लेयर्स हो, ताकि गवर्नमेंट का जो बर्डन है वो कम हो सके और ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच बढ़ जाए. हाउ टू रिकंसाइल दिस with the necessity of equitable public education is a nagging question. इन सारे चीजों को लेके अब सब लोगों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन कैसा करना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है. सिमिलर इज द क्वेश्चन ऑफ एटोनॉमी. इट कैनॉट बी इंटरप्रिटेड इन फाइनेंशियल टर्म्स अलोन. कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो एटोनॉमस डिक्लेयर किया जा रहा है, उनको कैसा रेगुलेट करना है इस नए सिस्टम में, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है. It cannot be interpreted in financial terms alone. The many different ways in which the states have maintained their colleges and universities cannot all be regarded as the dysfunctional or failing system. जब देश में कई सारे लोकल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रही है जितना हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फंडेड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट आर परफॉर्मिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिसफंक्शनल और फेलिंग हो गए हैं. उनका फंडिंग के हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो वो बहुत ही बढ़िया काम कर रही है. देयर आर मेनी ग्रेट पीपल प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज rather than the central universities. If failure is the criterion for choice of remedy, gradations of failure will have to be determined first and their causes studied before remedial steps are contemplated. यानी कि मतलब क्या है कि अगर कुछ चीज सक्सेस हुई या फेलियर हुई, ये एक ही चीज को लेके हम लोग सारी चीजें अगर प्लान करने लगेंगे तो उसको सक्सेस और फेलियर डिफाइन करने के लिए भी हम लोगों के पास एक ऐसा चीज होना चाहिए जिसकी वजह से हम लोग सारी चीजें सही तरह से एनालाइज कर पाए. एंड फाइनली कंक्लूसिवली इन्होंने ये कहा था कि टू एक्सेप्ट दैट वन साइज डज नॉट फिट ऑल and then to push every foot into a chosen shoe takes self-contradictory parallels to a new level. यहाँ पे दो चीजें हैं. One size does not fit all. कोई लंबा होगा, कोई चौड़ा होगा, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा. जब आप एक ही शू सब लोगों को पहनाने के लिए कोशिश करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, उस शू या चप्पल टूटने में रिजल्ट होगा. इसका मतलब ये है कि ये जो अभी सारे एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इकट्ठा करने की जो प्रयास किया जा रहा है वो बैकफायर होने की संभावना काफी ज्यादा है. Even at the school level, the new policy proposes a post-RTE structural shift, ignoring the fact that RTE itself has not been successfully implemented. तो इसमें एक प्रोविजन ये है कि post-RTE structural shift, यानी कि राइट टू एजुकेशन के बाद कैसा बदलाव लाना चाहिए, लेकिन राइट टू एजुकेशन ही सही तरह से
इंप्लीमेंट नहीं हो पाई है, फिर इसके बाद का बदलाव कैसा आएगा। इट इज यूजफुल टू रिकॉल दैट आरटीई वाज ड्राफ्टेड विथ prolonged involvement with the states and not mere consultation। आरटीई की फ्रेमवर्क करने में कई सारे साल लग गए थे, जहां पे हर स्टेट से बहुत ज्यादा कंसल्टेशन किया गया था, बहुत ज्यादा स्टेट्स को भी इन्वॉल्व किया गया था। The consensus for such a law was no difficult to create than the formulation of its content। आरटीई सब लोगों के लिए एक्सेप्टेड इसलिए रही क्योंकि सब लोगों को उसमें इकट्ठा करके ये आगे बढ़ाया था। The vital role was played by the higher judiciary in pushing the polity towards recognizing child's right to be at school rather than at work। सुप्रीम कोर्ट कई सारे जजमेंट्स ऐसे दी थी, कई सारे हाई कोर्ट्स ने ऐसा जजमेंट्स दिया था जिसकी वजह से मजबूरी से एक कानून बनानी पड़ी। It became a compulsion and forcefully few laws were framed for the children to be sent to school rather than to work। This was a historical social turn towards greater parity between sharply unequal strata। ये जो अनइक्वल सोसाइटी है उसमें एक पैरिटी लाने के लिए, एक इक्वालिटी लाने के लिए ये जो पॉलिटिकल चीजों के ऊपर जुडिशियरी का प्रेशर है वो काफी ज्यादा और काफी महत्वपूर्ण है। It might not have been accomplished if the center had not played an assertive role। Further progress of this role called for continued financial support for the implementation of RTE and policy guidance for the proper use of this support so that regional disparities diminish। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को एक ऐसा किरदार निभानी पड़ेगी जिसकी वजह से ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट आरटीई को मिल रही है और भी ज्यादा बढ़ानी चाहिए। एंड द पॉलिसी गाइडेंस ऑफ फॉर द प्रॉपर यूज ऑफ दिस सपोर्ट सो दैट रीजनल डिस्पैरिटीज डिमिनिश, यानी कि जितने भी रीजनल डिस्पैरिटीज हैं ये सारे चीजें अंत करने के लिए एक प्रॉपर आरटीई जैसा पॉलिसी और आरटीई की इंप्लीमेंटेशन और भी ज्यादा बढ़ाने की किरदार जो है, उसका काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए। So this is the thing in which the author has clearly analyzed the different perspectives in the education system। कल की हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस में मिलेंगे। थैंक यू एंड धन्यवाद।